मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। हारी मियाँ डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम मेडन ऑफ द स्पिटिंग मून है। अध्याय 1 से 10। ब्लू बैम्बू प्रांत के एक सुदूर इलाके में जंगल में एक युवा लड़की दिखी। वह लगभग 13 से 14 साल की लड़की थी। उसके पास जड़ी बूटियों और अन्य औषधीय पौधों से भरी एक टोकरी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार उस क्षेत्र को खंगाल रही थीं और वह और अधिक की तलाश कर रही थी। मिंग यू, अब जाने का समय हो गया है। वह पलटी और अपने पिता रोमेन को देखा। वह 40 वर्ष की आयु के एक दयालु दिखने वाले व्यक्ति थे जो अपनी पीठ पर एक टोकरी और हाथ में एक साधारण सी छड़ी लेकर चल रहे थे। मिंग यूए उसकी ओर बढ़ी और उसे पूरी टोकरी दिखाई। देखो, मैंने गांव के लिए बहुत सारे पौधे लाए हैं। मैं थोड़ी देर और रुकना चाहता हूं और अधिक पौधे लाना चाहता हूं। उसके चेहरे पर गर्व का भाव था और उसने उसे गर्मजोशी से मुस्कुराकर देखा। मूर्ख लड़की, हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, चलो घर वापस चलते हैं। इसके अलावा क्या तुम्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती? मैं मुश्किल से खड़ा रह पा रहा हूं। ओह, ठीक है, लेकिन हम कल फिर आ सकते हैं ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? ठीक है, हम कल फिर आएंगे, ठीक है। ये कहकर वह युवती खुशी से मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल दी। वाह, चलो घर चलें। वे धीरे धीरे जंगल से होते हुए आगे बढ़े जब तक कि एक छोटा सा गांव नजर नहीं आया। ये ग्रीन ऑर्किड विलेज था, प्रकृति से घिरा एक साधारण घर। हर जगह हर तरह के पौधे और वन्यजीव दिखाई दे रहे थे। ये देखने लायक नज़ारा था। शांति का एक सुंदर स्थान। मिंग यू यहाँ अपने पिता के साथ रहती थी, जो गांव में डॉक्टर के रूप में काम करते थे। जैसे ही दोनों गांव में दाखिल हुए, कुछ लड़कों ने उन्हें देख लिया और उनकी नज़रें तुरंत मिंग यू पर टिक गईं। देखो, ये रॉ मिंग यू है। वह मिस्टर रॉ के साथ भोजन की तलाश से वापस आई है। बेशक, वे सभी उसे पसंद करते थे। वह दुबली पतली थी और उसकी त्वचा चांद की तरह साफ और सफ़ेद थी। उसके चेहरे पर कोई दोष नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी उसका व्यवहार। वह एक दयालु लड़की थी जो अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि वह किसी घायल जानवर को वापस ले आती और उसे स्वस्थ होने तक पालती। हालांकि वह अंततः उन्हें जंगल में वापस छोड़ देती थी, लेकिन वे अक्सर उसके साथ खेलने के लिए वापस आ जाते थे। इन सभी चीज़ों ने मिलकर एक खूबसूरत युवती का निर्माण किया था, जिसकी तुलना सफ़ेद पेओनी के खेत से नहीं की जा सकती थी। मिंग यू ने उन्हें देखा और दूर हाथ हिलाया, जबकि लड़कों ने भी हाथ हिलाया। उनमें से एक चेन जियाओ था, एक मजबूत युवक जो उसे अपनी दुल्हन के रूप में लेना चाहता था। वह आसानी से समूह में सबसे मजबूत और साथ ही सबसे अच्छा दिखने वाला था। वह दूसरों के साथ कल्पना करता रहा जब तक कि एक मुट्ठी ने उन सभी के सिर पर वार नहीं किया। तुम लोग क्या देख रहे हो? वापस प्रशिक्षण पर लौट जाओ। यह आवाज़ एक सख्त दिखने वाले व्यक्ति दाफैन की थी, जो एक भूतपूर्व सैनिक था और कई साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था। अब वह यहाँ रहता है, छात्रों को पढ़ाता है और टीचर फैन के नाम से जाना जाता है। ओह घग्धा, ओह। वे नाखुश थे लेकिन उसके पीछे मैदान में चले गए जहां वे जल्द ही एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। जब वे चले गए तो मिंग यू घर वापस आ गई और पौधों से भरी टोकरी नीचे रख दी। ठीक है, तो फिर जड़ी बूटियों को अलग करने और उन्हें सुखाने में मेरी मदद करो, मिंग यू। मत भूलना, एक ढेर बाहरी चोटों के लिए है और दूसरा आंतरिक चोटों के लिए है, उसके पिता ने निर्देश दिया। मिंग यू ने तेजी से काम करते हुए सिर हिलाया। 1 घंटे बाद उसकी टोकरी खाली हो गई। उसने उन्हें बंडलों में बांधा और बाहर लटका दिया। मेरा काम खत्म हो गया। क्या मैं जाकर टीचर फैन की क्लास देख सकता हूँ? चेन जियाओ और बाकी लोगों को अब अभ्यास करना बंद कर देना चाहिए। रॉ मिंग एक क्षण के लिए चुप हो गई, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन जब उनका काम हो जाए तो वापस आ जाना, ठीक है? हम। ठीक इसी तरह उसकी बेटी तेजी से घर से निकलकर खेतों की ओर चल दी। आह, उनमें से कोई भी उसके पास न जाए। मैं किसी लड़के को अपनी बेटी को ले जाने नहीं दूंगा, मेरे रहते हुए तो बिल्कुल नहीं। अगर वह उनमें से किसी एक को चुनने जा रही है, तो बेहतर होगा कि वे पहले मेरे पास आएं, उसने मन ही मन सोचा। ये एक पिता की मानसिकता थी, अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर किसी भी चीज से बचाने का गंभीर वादा। दुर्भाग्य से, ऐसे विचार बेकार साबित हुए। जब वह कक्षा में पहुंची तो सभी लोग जमीन पर बैठे हुए अध्यापक फैन की बातें सुन रहे थे। याद रखो बच्चों, साधना एक लंबा और कठिन मार्ग है। तुम सब मानव क्षेत्र के पहले चरण में हो। अभी 3 और क्षेत्र हैं, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग। इन क्षेत्रों में से मानव क्षेत्र में 9 स्तर हैं, जिनमें से प्रत्येक को पहले से 9वें तक क्रमांकित किया गया है। पृथ्वी क्षेत्र में 7, आकाश में 5 और अंत में स्वर्ग है, जिसमें 3 हैं।
अपने हाथ में तलवार लेकर उन्होंने मिट्टी पर रेखाचित्र बनाए, विभाजन बनाए और इन क्षेत्रों के नाम लिखे। जबकि पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग के स्तरों के नाम हैं, फिर भी आप अभी भी जानने के लिए बहुत कमजोर हैं। हालांकि सिर्फ इसलिए कि कम चरण है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आसान है। वास्तव में पूरे प्रांत में, पृथ्वी क्षेत्र में साधकों की संख्या यहां रहने वाले सैकड़ों हजारों की तुलना में दसियों में है। यहां तक कि पूरे लाल कमल देश में, आकाश क्षेत्र में लोगों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। छात्रों में से एक ने हाथ उठाकर पूछा, आप किस स्तर के हैं, शिक्षक प्रशंसक? सभी लोग उसे उत्सुकता से देखने लगे, विशेषकर मिंगयू। उसने उत्तर दिया, मैं मानव क्षेत्र के 5वें स्तर पर हूं, कुछ और कदम और मैं पृथ्वी पर पहुंच जाऊंगा। तभी चेन जियाओ ने अचानक अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, मैं पहले से ही दूसरे स्तर पर हूं। मुझे यकीन है कि मैं कुछ महीनों में तीसरे स्तर पर पहुंच जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। क्या कोई रास्ता नहीं? कैसे? मैं अभी भी पहले स्तर पर ही अटका हुआ हूं। हाँ, हमें ये साबित करो। उसने शर्मीली मुस्कान के साथ उन सब की ओर देखा, फिर उठकर पास के एक पेड़ के पास चला गया। ये रहा आपका सबूत। उसने आगे की ओर मुक्का मारा, जिससे पेड़ के तने पर उसकी मुट्ठी का निशान पड़ गया। शिक्षक फैन ने अन्य लोगों की तरह आश्चर्य से देखा, उनमें से किसी ने भी उससे यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा कर पाएगा। बधाई हो, चेन जियाओ, उनके शिक्षक ने कहा, तुम्हारा इतनी कम उम्र में दूसरे स्तर तक पहुंचना एक अच्छा संकेत है। हो सकता है कि तुम भविष्य में कोई महान व्यक्ति बन जाओ। चेन जियाओ ने गर्व से मिंगयू की ओर देखा, लेकिन पाया कि वह अपने ही विचारों में खोई हुई थी। उसे ये देखकर थोड़ी निराशा हुई। क्या वह प्रभावित नहीं है? उसने सोचा। फिर मिंगयू ने शिक्षक फैन को देखा और पूछा, क्या स्वर्ग से परे कोई स्तर है? वह इसके बारे में उत्सुक थी और इस सवाल ने जल्द ही और भी उत्सुकता जगा दी। जवाब देने से पहले उसने अपनी ठुड्डी को कुछ बार रगड़ा। हालांकि ये केवल एक किंवदंती है, स्वर्ग से परे एक क्षेत्र है, लेकिन कोई भी कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। मेरा मानना है कि इसे अमर अवस्था कहा जाता है, जहां आप इस दुनिया से परे और सितारों के पार जा सकते हैं। अगर यह संभव होता, तो कौन जानता है कि हम क्या पाएंगे? शिक्षक फैन ने रुककर अपने विद्यार्थियों की ओर देखा, जबकि वे सभी सितारों के बीच यात्रा करने के विचार में खोए हुए थे, और कहा, ठीक है, दिन समाप्त हो रहा है, घर जाओ और आराम करो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कल सुबह यहां वापस आओगे। सभी लोग तितर बितर हो गए और वापस चले गए। मिंगयू भी इससे अलग नहीं थी, लेकिन जब वह घर वापस आ रही थी, तो उसने अमर मंच के बारे में सोचा। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा होगा। अमर होना, सितारों को और करीब से देखना बहुत सुंदर होगा। वह वहां पहुंची और उसने देखा कि उसके पिता घर के बाहर सभी सूखे पौधे इकट्ठा कर रहे हैं। इन पौधों को कल सुबह संग्रहित करके औषधीय पाउडर बनाया जाएगा। वह उनके पास गई और शिक्षक फैन ने जो कहा उसके बारे में बात करते हुए मदद की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सितारों के बीच रहना कितना मजेदार होगा? उसने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हे, आपको क्या लगता है आपके नाम का क्या मतलब है? रो हमारा पारिवारिक नाम है और यह दयालुता का प्रतीक है। जब आपकी मां ने आपको जन्म दिया तो वह आपको मिंगयू, एक उज्ज्वल चंद्रमा कहना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि आप चांद और सितारों तक पहुंचेंगे। इस बिंदु पर मिंगयू के पिता ने काम करना बंद कर दिया, उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। काश हम पर जानवरों द्वारा हमला न किया जाता, तो वह नहीं मरती। यह आपकी गलती नहीं है, मैं जानती हूं कि आपने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, मिंगयू ने अपने पिता को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। तभी रो मेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, चलो वापस अंदर चलें और खाना खाएं। चलो वापस अंदर चलें, इस बार खाना बनाने की बारी मेरी है। मेरी बेटी का खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है, हे, मैं भाग्यशाली हूं। फिर भी उसी रात, जंगल में छिपे हुए लोगों का एक समूह, गांव को दुर्भावनापूर्ण नजरों से घूर रहा था। तभी उनमें से एक, जो निस्संदेह नेता था, बोला, यह गांव कब्जे के लिए तैयार है, इसे लूटो और जमीन में मिला दो। वुल्फ बैंडिट्स, कुल मिलाकर वे 15 लोग थे, जो उत्साह में अपना सिर हिला रहे थे। उनका नेता एक दुष्ट व्यक्ति था, वह ब्लू बैम्बू प्रांत के दक्षिणी भाग में ब्लड वुल्फ के नाम से जाना जाता था। उसके डाकुओं के समूह को वुल्फ बैंडिट्स के नाम से जाना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी किसी गांव पर उनका हमला होता था, तो कोई भी जीवित नहीं बचता था। हर किसी को मार दिया जाता था, औरतें और बच्चे भी अपवाद नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे भेड़ियों का झुंड उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा हो। उन्होंने हमला करने से पहले आधी रात तक इंतजार किया। ब्लड वुल्फ खड़ा हो गया और अपने आदमियों की ओर दुष्ट मुस्कान के साथ देखने लगा। उस लड़की को छोड़कर किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना, वह बहुत स्वादिष्ट लग रही है। चलो उसे पकड़ लें और अपने भाइयों को थोड़ा मजा दें। पुरुष उत्साहित थे, वे उसके शरीर का स्वाद चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे।
ब्लड वुल्फ के चेहरे पर भी घिनौना भाव था। ये स्पष्ट था कि वह पहले से ही उन सभी अश्लील चीजों की योजना बना रहा था जो वह करने वाला था। कुछ ही मिनटों में वे गांव के सामने पहुंच गए और हमला कर दिया। जल्द ही चीख पुकार सुनाई देने लगी। हर जगह पुरुषों और महिलाओं को मारे जाने के दृश्य दिखाई देने लगे। एक क्षण में ही अध्यापक फैन तलवार लेकर जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर भाग गया। ये एक हमला है। अगर तुम लड़ नहीं सकते तो भाग जाओ। अगर तुम लड़ सकते हो तो कोई भी ऐसी चीज उठाओ जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और मेरे साथ बचाव करो। इसके बाद वह निकटतम डाकू की ओर बढ़ा और उससे भयंकर युद्ध करने लगा। कोई भी स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली हर चीज ले लेता था, दरांती, छुरी आदि। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे गांव के उस छोर की ओर भागते थे जहां दूसरा प्रवेश द्वार था। भागो, बच सको तो बच जाओ। हम उन्हें अधिक समय तक रोक नहीं सकते। डाकू, डाकू। लड़ाई बहुत भयानक थी और दुर्भाग्य से गांव वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे इन डाकुओं की तरह लड़ने में उतने अनुभवी नहीं थे। चूंकि मिंग यू और उसके पिता लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना सामान बांधा और भागने वाले समूह में शामिल हो गए, जबकि बाकी लोग रुक गए। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहां एक आदमी तलवार पकड़े हुए था और उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसी ब्लेड से उसने भागने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति को काटना शुरू कर दिया। बस मुझसे आगे निकलने की कोशिश करो, ब्लड वुल्फ। तुम बस मर जाओगे। आहा। डाकुओं का सरदार अपनी तलवार घुमाते हुए हंसने लगा। वह उनकी ओर बढ़ रहा था और जो भी उसके हाथ में आता उसे काट देता। जल्द ही सभी के चेहरे पर भय छा गया और वे और भी अधिक घबरा गए। हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? कोई विकल्प न होने के कारण उन्हें गांव के केंद्र में वापस धकेल दिया गया, जहां शिक्षक फैन और गांव के बचे हुए लोग लड़ रहे थे। इस समय 5 बचे हुए डाकुओं की तुलना में लगभग 30 में से केवल वह और 3 अन्य ग्रामीण ही थे। ब्लड वुल्फ ने दृश्य को देखा। क्या हो रहा है? हमारे इतने सारे भाई कैसे मर गए? उसने कहा। जैसे जैसे वह देखता गया, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि टीचर फैन अलग था। वह युद्ध में निपुण था और काफी कुशल था। लड़ाई लगभग खत्म होने वाली थी और टीचर फैन ने अभी अभी आखिरी डाकू को मारा था। तभी उसने ब्लड वुल्फ को देखा, जो उसे गुस्से से देख रहा था। तुम्हें नेता बनना होगा। इस गांव के साथ जो कुछ तुमने किया है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। हाँ, मैंने अनगिनत बदकिस्मत गांवों को लूटा है। ये पहली बार नहीं है जब किसी ने ऐसा कहा हो और यह आखिरी बार भी नहीं होगा। आओ। दोनों ने एक दूसरे पर हमला करने से पहले अपने हथियार लहराए। ये एक जंगली लड़ाई थी जिसमें उनका हर वार उनके महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध रहा था। लेकिन शिक्षक फैन पहले से ही थके हुए थे। वह मुश्किल से हमला कर पा रहे थे और ज्यादातर बचाव कर पा रहे थे। हर वार के साथ ब्लड वुल्फ और भी ज्यादा क्रूर होता गया और तेजी से हमला करता गया, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी पर और ज्यादा दबाव बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक उन्मादी भाव देखा जा सकता था क्योंकि जीत जल्द ही उसकी होने वाली थी। टीचर फैन का शरीर कट और घावों से भरा हुआ था, लेकिन तभी एक लड़का चाकू लेकर दौड़ा और डाकू की पीठ पर वार कर दिया। ये चेन जियाओ था। अपने शिक्षक को ऐसी विकट स्थिति में देखकर वह मदद के लिए दौड़ा। उसके चेहरे पर विजयी भाव था। उसे विश्वास था कि इससे डाकू मर जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्लड वुल्फ ने पलटकर उसे देखा। तुम छोटे कमीने। फिर जो भी बचा उसके सामने उसने अपना सिर काट दिया। कोई भी इसे रोक नहीं सका। चेन शियाओ का शरीर जमीन पर गिर गया और उसका सिर बाकी ग्रामीणों की ओर लुढ़क गया, जिनमें से एक उसकी मां भी थी। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था और वह स्तब्ध रह गई। जाहिर है, उसके सामने उसके बेटे का सिर कलम किया जाना बहुत ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपने बेटे का सिर अपनी खून से लथपथ बाहों में थामे हुए रोने लगी। वह रो रही थी, अपने बेटे को वापस अपने पास बुला रही थी। तुम्हारा रोना परेशान करने वाला है। चुप रहो, ब्लड वुल्फ ने कहा। फिर वह उसके पास गया और उसका सिर भी काट दिया। इसके बाद उसने बाकी ग्रामीणों का सिर काटना शुरू कर दिया, जब तक कि केवल मिंग यू, उसके पिता और शिक्षक फैन ही नहीं बचे। मिंग यू के पिता रॉ मेंग ने उन्हें बचाने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके उसे कसकर पकड़ लिया। हालांकि उसका चेहरा एक विनती करने वाले व्यक्ति जैसा था, जो किसी चीज की उम्मीद कर रहा था। नहीं, कृपया सर, मेरी बेटी नहीं, हमें माफ कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। ब्लड वुल्फ ने रॉ मेंग के चेहरे पर भाव देखा और उपहास किया। हे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं मारूंगा। तब तक नहीं जब तक वह मेरी और पूरे वुल्फ बैंडिट समूह की सेवा नहीं करती। ऐसा लगता है कि ब्लड वुल्फ अपने पूरे समूह के साथ नहीं बल्कि एक छोटी टुकड़ी के साथ आया था। उसने नहीं सोचा था कि इस गांव पर विजय पाना मुश्किल होगा। तुम जानवर हो। ऐसे शब्द सुनकर रॉ मेंग के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और उसने अपनी छड़ी ब्लड वुल्फ की तरफ तान दी। लेकिन ब्लड वुल्फ ने कुछ नहीं किया। छड़ी उसे बिल्कुल भी डरा नहीं सकती थी।
उसने रॉ मेंग के हाथ से छड़ी छीन ली और सीधे उसकी आंखों में देखा। अपनी प्यारी बेटी को अलविदा कहो, लेकिन चिंता मत करो, वह जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर उसने रॉ मेंग पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने उसे तुरंत नहीं मारा। इसके बजाय उसने जानबूझकर चूक की, उसकी पीठ पर छोटे छोटे चीरे लगाए। इससे रॉ मेंग की मौत तो नहीं हो सकी, लेकिन यह बहुत दर्दनाक था। रॉ मेंग ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया, प्रत्येक हमले के साथ कराह रहा था, लेकिन वह उसके कानों में फुसफुसाने में कामयाब रहा। वह छड़ी तलवार है। मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा, लेकिन जब तुम उस तक पहुंचो तो उसे खींचकर उस पर हमला कर देना। उफ! मिंग यू आश्चर्यचकित था। तलवार! उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता जिस छड़ी का हमेशा इस्तेमाल करते थे, वह तलवार होगी। लेकिन समय नहीं था, वह चुपचाप सहमत हो गई और अपने पिता के इशारे का इंतजार करने लगी। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर रॉ मेंग ने ब्लड वुल्फ की ओर गोली चलाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। आह! अभी भी संघर्ष करना चाहते हो? मिंग यू तलवार की ओर दौड़ी और उसे म्यान से बाहर निकाला। ये एक सुंदर एकधारी तलवार थी। यह उससे लंबी थी और इसकी लंबाई 5 फीट से ज्यादा थी, चौड़ाई 2 अंगुल की थी, मोटाई 7 मिलीमीटर थी और इसका वजन लगभग 5 पाउंड था। मिंग यू सिर्फ 4 फीट और 6 इंच की थी और तलवार इतनी लंबी थी कि वह ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। फिर भी ये एक प्राचीन ब्लेड था जो चांदनी के नीचे चमक रहा था। इसका हैंडल साधारण था, लेकिन ब्लेड पर खुद एक नाम उकेरा हुआ था। ये ब्लेड का नाम था और इसे पार्टिंग सन कहा जाता था। मिंग यू को नाम का मतलब नहीं पता था और वह अपने पिता की सहायता करने के लिए मुड़ी। हालांकि ब्लड वुल्फ ने उसे लात मार दी थी और अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ दिया था। उसने उसके हाथों में ब्लेड देखा और एक घमंडी मुस्कान के साथ अपनी कृपाण नीचे कर ली। तुम्हारी जैसी लड़की को इस तरह तलवार नहीं पकड़नी चाहिए। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली आदमी क्या कर सकता है। मिंग यू डर गई। उसने पहले कभी तलवार नहीं छुई थी और उसे लग रहा था कि उसका शरीर जम गया है। ब्लड वुल्फ ने यह देखा और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। हाँ, बहुत आसान है। एक बार मैं उसके साथ काम कर लूं तो वह मर सकती है, लेकिन वह तलवार, वह काफी महंगी लगती है। यह मानते हुए कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, यहां तक कि इतनी बड़ी तलवार से भी नहीं, उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। दुर्भाग्य से ये गलती घातक साबित हुई। जैसे ही वह मिंग यू के पास पहुंचा, उसने तलवार छीनने के लिए अपनी बाहें खोल दी। अचानक रॉ मेंग चिल्लाया, झूला! डरो मत, बस झूलो। मिंग यू अचानक अपनी स्थिति से जाग गई और बिना सोचे समझे ब्लड वुल्फ के धड़ की ओर झपटी। उसने हमला करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, वह देखना नहीं चाहती थी। क्या? वह हैरान था और उसने बचाव करने या चकमा देने की कोशिश की, लेकिन वार बहुत तेज था। एक सांस भी नहीं बीता था कि ब्लड वुल्फ 2 टुकड़ों में बंट गया। वह ब्लेड को नहीं देख पाया, उसने सिर्फ एक चमक देखी। उनके चेहरे पर अंतिम भाव सदमे का था, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता था, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह एहसास होने पर कि उसने क्या किया है, मिंग यू ने तलवार गिरा दी और पीछे हट गई। ओह! ओह! मैं! उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह डरी हुई थी और उसे डरने का पूरा अधिकार था। ऐसी पवित्र लड़की जो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती थी, उसने पहली बार हत्या की थी। वह अपने घुटनों पर गिर गई और रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। केवल रॉ मेंग और टीचर फैन ही जीवित बचे थे, लेकिन वे बहुत घायल थे। दोनों ने दया भरी नजरों से लड़की की ओर देखा और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंचे। अब सब ठीक है, खतरा टल गया है, हम सुरक्षित हैं। उसके पिता ने उसे सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पता था कि यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। वे जीत तो सकते थे, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। पूरा गांव तबाह हो गया और वे ही बचे रह गए। दुर्भाग्य से ये लंबे समय तक सच नहीं रहेगा। उसके पिता और अध्यापक फैन दोनों दर्द से कराहने लगे और जमीन पर बेहोश हो गए। नहीं पिताजी, टीचर फैन। उसने उन्हें दवाइयों की झोपड़ी में वापस लाने में मदद की और उनके घावों पर पट्टी बांधी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे प्रक्रिया धीमी हो सकती थी, लेकिन इससे उनकी आस मृत्यु नहीं रुक सकती थी। उसके घर में मौजूद दवाइयां पर्याप्त नहीं थीं। मिंग यू, तुम्हें हमें छोड़ देना चाहिए, हम केवल तुम्हारी गति धीमी कर देंगे, यहाँ से चले जाओ, रॉ मेंग और शिक्षक फैन दोनों ने कहा। नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी। कृपया हमारी चिंता मत करो, यहाँ से चले जाओ। मैं यथासंभव लंबे समय तक आपके साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। जाओ, हम दोनों इस समय मृत्युशैया पर हैं। बस जाओ। लेकिन उसके विरोध के बावजूद वह केवल उनकी बातों का पालन कर सकती थी, और इसलिए उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि शिक्षक फैन और रॉ मेंग दोनों ही ज्यादा आगे बढ़ने में असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने मिंग यू को गांव से बाहर जीवन के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, किया। शिक्षक फैन ने उसे बताया कि उनके घर में एक मैनुअल है।
उन्होंने कहा, ये एक सरल मैनुअल है जो उस समय का है जब मैं सेना में था और इसमें तलवार चलाने के बारे में मेरे नोट्स और समझ है। इससे आपको मदद मिलेगी, खासकर अब जब आपके पास अपनी तलवार है। हालांकि यह कोई महान मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह आपकी यात्रा की शुरुआत में आपकी मदद करेगी। उसके पिता ने तब मिंग यू को बुलाया और एक छोटा सा रहस्य उजागर करने का फैसला किया। उसने अफसोस की भावना के साथ तलवार को देखा। इस तलवार को पार्टिंग सन कहा जाता है और मूल रूप से इसे स्प्लिटिंग मून नामक एक अन्य तलवार के साथ बनाया गया था। हालांकि मुझे इन ब्लेडों की सटीक उत्पत्ति का पता नहीं है, लेकिन इन ब्लेडों के पीछे एक कहानी है। जिस लोहार ने ये ब्लेड बनाए थे वह एक मास्टर था। उस समय उसकी पत्नी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया था और वह बेहद खुश था। ऐसी स्थिति में उसने 2 तलवारें बनाई, स्प्लिटिंग मून, एक छोटी ब्लेड जो उसकी पत्नी के लिए थी, और पार्टिंग सन, जो उसके बेटे के बड़े होने पर उपहार के रूप में दी गई थी। दुर्भाग्य से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने इन ब्लेडों के बारे में सुना और उन्हें लेना चाहा, लेकिन उन्होंने जो भी पेशकश की उसने मना कर दिया। गुस्से में उसने अपने और अपने परिवार की हत्या का आदेश दिया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा किस्मत वाले नहीं रहे। केवल उनका बेटा बच गया, जिसके पास 2 तलवारें थीं। सालों बाद वह एक शक्तिशाली साधक के रूप में वापस आया और भ्रष्ट अधिकारियों को मार डाला, लेकिन उसे जहर दिया गया और उसकी भी मौत हो गई। तलवारें गायब हो गईं और कभी नहीं मिलीं। मिंग यू के पिता ने उसकी ओर देखते हुए तलवार पर अपना हाथ रखा। मुझे ये ब्लेड तब मिला जब मैं जंगल में खोजबीन कर रहा था, लेकिन मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कसम खाई थी कि इसे तभी निकालूंगा जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। मैं उस डाकू से विनती करते हुए खुद को मूर्ख महसूस कर रहा हूँ। मुझे इसे निकाल लेना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने गहरी सांस ली। काश तुम्हारी माँ के मरने से पहले मेरे पास यह ब्लेड होता, उसने कमजोरी से कहा। उसकी आंखों में दुख की झलक दिख रही थी। लेकिन जल्द ही उनकी बेटी के लिए कुछ उम्मीदें जगी। अब मैं ये ब्लेड तुम्हें सौंपता हूँ और शायद तुम स्प्लिटिंग मून पा सको। हालांकि तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, एक बार जब तुम दुनिया में निकल जाओगे तो यह अविश्वसनीय रूप से क्रूर है। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना और अपने दिमाग को तैयार करना सीखना होगा। अगली बार जब तुम इस तरह का कोई और दृश्य देखोगे तो तुम इतने असहाय नहीं रहोगे, ठीक है? उसने अपना सिर हिलाया और अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की। अपनी अंतिम सांस के साथ उन्होंने अंतिम अलविदा कहा, तुम हमेशा मेरी अनमोल बेटी रहोगी। इसके साथ ही उसका हाथ जो मिंग यू के गाल को सहला रहा था उसकी बगल में गिर गया। इतने दुखद क्षण के बावजूद वह रोई नहीं। एक भी आंसू नहीं गिरा। वह केवल अपने पिता के शांत चेहरे को देखती रही। सोचने पर मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरह जियोगी मिंग यू, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। और फिर शिक्षक फैन घायल होकर गिर पड़े और बिस्तर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मिंग यू ने बाहर जाने से पहले उन दोनों को देखा। उसने उनके लिए कब्र खोदी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ दफना दिया। ये काम चुपचाप किया। बाकी गांव की बात करें तो उसने सब कुछ जला दिया था और कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। उसका घर खत्म हो गया था। अब उसके अस्तित्व का एकमात्र निशान हवा में उड़ती राख का ढेर था। जब गांव में आग लगना बंद हो गया तो मिंग यू की सारी समानता उसकी आंखों से गायब हो गई। जो बची थी वह एक ठंडी और बेरहम लड़की थी। इस समय से वह अकेली थी। वह अपनी पीठ पर एक छोटा सा थैला और म्यान में तलवार लेकर चल रही थी, जो एक छड़ी की तरह अपना कर्तव्य निभा रही थी। हर कदम के साथ वह ठंडी होती जा रही थी, उसकी भावनाएं बंद होती जा रही थीं। उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान की जगह बर्फीली भौहों ने ले ली थी। उसकी दयालुता अब वहां नहीं थी, जैसे उसका घर चला गया हो। नदी के किनारे बैठी एक लड़की अपने अगले भोजन की तलाश में मछली पकड़ती हुई देखी जा सकती थी। उसने एक सादा सफेद लबादा पहना हुआ था और उसकी आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी तथा वह अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। हालांकि इससे उसकी सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिंग यू था। गांव से आए हुए उसे कई महीने बीत चुके हैं और उसमें बहुत कुछ बदल गया है। वह अधिक परिपक्व लग रही थी तथा मछली पकड़ते समय उसके चारों ओर शांत वातावरण था। इस दौरान उसने अपना समय व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि टीचर फैन की तलवार संबंधी पुस्तिका पढ़ी और पार्टिंग सन ब्लेड के साथ अपने कौशल का अभ्यास किया। यह मैनुअल बहुत ही बुनियादी था, जिसमें तलवार चलाने के साथ साथ साधना के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया गया था। मिंग यू को साधना की दुनिया के बारे में बेहतर समझ थी। 4 क्षेत्र थे: मानव, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग। मानव क्षेत्र के बारे में वह पहले से ही जानती थी, लेकिन अन्य 3 क्षेत्रों के बारे में वह बहुत कम जानती थी। पृथ्वी के 7 स्तर थे: कोर, मन, दृष्टि, भावना, आत्मा, किनारा। आकाश में 5 स्तर थे जिन्हें 5 आसमान कहा जाता था और स्वर्ग में 3 स्तर थे जो निम्न, मध्य और शिखर थे। लेकिन मैनुअल में उसे केवल इतना ही बताया गया था।
इन अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि मानवीय क्षेत्र में भी इनका वर्णन निम्न स्तरीय था। मानव क्षेत्र वह है जहाँ व्यक्ति अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसकी सभी शारीरिक क्षमताएं बेहतर होती जाती हैं। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आप अपने शरीर में विभिन्न क्लिक की आवाजें सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर ताकत का संचार होगा। फिलहाल मिंग यू मानव क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। वह 1 महीने पहले ही प्रशिक्षण से लौटी थी। इसके बावजूद वहां की यात्रा अत्यंत खतरनाक थी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब उसे जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा और उसे कई चोटें भी आईं। सौभाग्य से मिंग यू चिकित्सा में काफी निपुण थी और इन सभी अनुभवों ने उसके कौशल के साथ साथ उसके दिमाग को भी निखारा था। छप छप, मिंग यू की मछली पकड़ने वाली छड़ी कांपने लगी क्योंकि एक ट्राउट ने चारा पकड़ लिया था। एक ही झटके में उसने छड़ को ऊपर उठाया और मछली को अपने हाथों में पकड़ लिया। अपना भोजन प्राप्त करने के बाद वह छोटी लड़की अपने द्वारा बनाए गए छोटे से शिविर में वापस चली गई। आग पर उसे भूनकर उसने उसे डंडी से अलग करके खाया और उसका सफेद गूदा भी खाया। यद्यपि ये स्वादिष्ट था, फिर भी उसने कोई भावना नहीं दिखाई। भोजन के बाद वह खड़ी हुई और अपनी तलवार निकाल ली। ये एक सुंदर ब्लेड था, उससे लंबा, लेकिन उसने उसे अपनेपन के भाव से पकड़ा हुआ था। फिर उसने अपना अभ्यास शुरू कर दिया। वार 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 वार, बायां दायां, डॉट डॉट कोट। जैसे जैसे वह अभ्यास करती गई, मिंग यू पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में आ गई और वह बार बार इन चालों को दोहराने लगी। विभाजित करना। इस अंतिम चाल में उसने एक हाथ में अपनी तलवार पकड़ी और उसे क्षैतिज रूप से घुमाया। ये तेज था और इतने लंबे ब्लेड से मिलने वाले संवेग ने इसे और अधिक शक्ति प्रदान की। एक ही झटके में वह पेड़ जिस पर वह अभ्यास कर रही थी 2 भागों में विभाजित हो गया। यदि किसी की गर्दन वहां होती तो उसका सिर अवश्य उड़ जाता। ये वह चाल थी जिसने ब्लड वुल्फ को मार डाला, जो एक साधारण टुकड़ा था जिसमें अदृश्य शक्ति निहित थी। जब उसका अभ्यास समाप्त हो गया तो उसने अपनी तलवार पुनः म्यान में रख ली और रात के लिए सो गई। अचानक एक चीख सुनाई दी। ये बहुत दर्दनाक था और फिर इसे छोटा कर दिया गया। मिंग यू जाग गई और उसने अपना पहरा लगा दिया। वह तुरंत एक पेड़ पर छिप गई और इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में एक लड़का दौड़ता हुआ आया, उसके चेहरे पर डर का भाव था। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वह भयभीत होकर रेंगकर भागने का प्रयास करने लगा। जल्द ही एक जानवर वहां आ पहुंचा। ये एक विशालकाय सांप था जो 5 मीटर लंबा था। अपने गहरे हरे रंग के शल्कों के साथ वह धीरे धीरे लड़के की ओर बढ़ा और उसे ऐसे देख रहा था मानो वह एक कोने में फंसा हुआ चूहा हो। क्यों, मैं तो अभी अभी एक बाहरी शिष्य बना हूं। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? लड़के ने सोचा। वह एक सह शिष्य के साथ कुछ अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका सामना रैंक 2 जेड स्नैक से होगा। अब उसका साथी मर चुका था और वह अगला था। जैसे ही सांप उसके करीब आया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन मौत कभी नहीं आई। इसके बजाय उसने सांप की फुफकार सुनी और लड़ाई की आवाजें शुरू हो गईं। उसने उन्हें खोला और देखा कि एक लड़की पार्टिंसन से लड़ रही थी। यह मिंग यू था, जो पेड़ से उतरकर सांप पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। यद्यपि वह उस अचानक हमले में सांप को मार तो नहीं सकी, लेकिन उसके शरीर पर एक बड़ा घाव कर दिया। इसके बाद जेड स्नैक ने अपना ध्यान उसकी ओर केंद्रित कर लिया। उसने उसे ध्यान से देखा, इस छोटी बच्ची से सावधान, जिसने उस पर इतनी चोट छोड़ी थी। मिंग यू ने लड़के को ठंडी निगाह से देखा और कहा, भागो। यद्यपि वह आश्चर्यचकित था और लगभग मौत के मुंह में था, फिर भी उसने अपनी तलवार निकाली और मिंग यू के सामने सांप के चारों ओर चक्कर लगाया। आप इसे अकेले नहीं कर सकते। ये एक जेड सांप है। ये रैंक 2 है। उसने पुकारा। वह उससे परेशान नहीं हुई और उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए सांप को ध्यान से देखती रही। ये जानवर अब तक का उसका सबसे कठिन दुश्मन था और वह हाई अलर्ट पर थी। तभी सांप ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर काटने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गई और सांप पर वार कर दिया। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन समय रहते वह अपने हमले की सीमा से बाहर नहीं निकल सका, जिससे उसे छोटी लेकिन ध्यान देने योग्य चोट लग गई। फिर लड़के ने अवसर का लाभ उठाया और सांप के अंधे स्थान पर हमला कर दिया तथा उसकी पूंछ पर वार कर दिया। सांप दर्द से फुफकारने लगा क्योंकि दोनों ओर से हो रहे हमलों ने उसे कमजोर कर दिया था। एक दूसरे से केवल मिलने के बावजूद वे एक साथ काम करते थे। एक हमला करता था जबकि दूसरा बचाव करता था। दोनों छोर पर होने के कारण जेड स्नैक एक पर आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरा उस पर आक्रमण नहीं करता था। धीरे धीरे उसके शरीर से हर जगह से खून बहने लगा। उसका रक्त बहुत अधिक बह गया। वह कमजोर महसूस करने लगा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। यदि वह सावधान न रहा तो मर जाएगा। यह महसूस करते हुए जानवर ने पीछे हटने का फैसला किया और लड़के पर हमला करते हुए उससे बचकर भागने की कोशिश की। हालांकि मिंग यू ने इस बात को नोटिस कर लिया था और वह एक कदम आगे था।
वह सांप पर कूद पड़ी और उसके सिर की ओर दौड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने अपनी तलवार सांप के सिर पर तान दी। फिर एक ही झटके में उसने सांप की खोपड़ी में, उसके पूरे सिर में छुरा घोंप दिया। सांप झटके खाते हुए पीछे की ओर खींचा और अंततः जमीन पर गिरकर मर गया। फिर उसने बिदाई सूर्य को बाहर निकाला और उसका सिर काटने लगी। लड़के ने सब कुछ देखा, वह आश्चर्यचकित था, उसने अपनी उम्र के किसी व्यक्ति को पहले कभी इतना शक्तिशाली नहीं देखा था। यह अद्भुत था। तुम इतने मजबूत कैसे हो? उन्होंने पूछा। मिंग यू ने उसे अनदेखा कर दिया और सामान पैक करना शुरू कर दिया। जाहिर है, वह जाना चाहती थी। लड़का आश्चर्यचकित था, उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की इतनी ठंडी होगी। जब वह जाने वाली थी तो उसने जल्दी से अपना परिचय दिया। मेरा नाम फेई जियान है, मैं अनंत ब्लेड संप्रदाय का शिष्य हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मिंग यू ने फेई जियान को देखा। मिंग यू, उसने जवाब दिया, और फिर वह भाग गई। मिंग यू .. फेई जियान ने बुदबुदाया, कितनी सुंदर लड़की है। वह उसे और अधिक जानना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह बहुत कमजोर था, लेकिन उसे देखकर उसे प्रेरणा मिली। मुझे और अधिक कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। फिर वह अपने संप्रदाय की ओर वापस जाने लगा और उसने अपने पास कुछ देखा। ये एक छोटा सा पैकेट था, कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा जिसके अंदर कुछ था। उन्होंने उसे खोला और उसमें कुछ औषधीय पाउडर देखा, उनमें से एक पाउडर उनके घाव और चोटों के लिए था। उसने सोचा, यह उसी की ओर से होगा। फेई जियान ने मुस्कुराते हुए उसे वापस मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया, और अनंत ब्लेड संप्रदाय की ओर वापस चला गया। जब वह वापस आएगा तो उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। जैसे ही मिंग यू दूर चली गई, उसने फेई जियान के साथ साथ अनंत ब्लेड संप्रदाय के बारे में भी सोचा। हालांकि वह इन नामों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, फिर भी उसने इन्हें अपने दिल में बसा लिया। मुझे भी कभी न कभी वहां जाना चाहिए, उसने सोचा। ये सोचते हुए वह एक चौराहे पर पहुंच गई थी। वह 4 स्थानों पर जा सकती थी: लुवान शहर, तियान गांव, डेथ विंड माउंटेन और ब्लैक रॉक फॉरेस्ट। चूंकि मिंग यू अभी अभी ब्लैक रॉक फॉरेस्ट से आई थी, इसलिए उसने वापस न जाने का निर्णय लिया और इसके बजाय लुवान शहर को चुना। उसके पास जंगल में बिताए समय की कुछ सामग्री थी और उसने उसे बेचने का निर्णय लिया क्योंकि इससे उसकी गति धीमी पड़ने लगी थी। इसके अलावा, वह पहले कभी किसी शहर में नहीं गई थी, इसलिए वह उत्सुक थी। अपनी अगली कार्रवाई का निर्णय लेने के बाद, वह तुरंत लुवान शहर की ओर चल पड़ी। जल्द ही शहर नजर आने लगा। ये काफी बड़ा और खूबसूरत था। जब मिंग यू अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और जीवन से भरपूर थीं। इधर उधर घूमते हुए उसे एक दुकान दिखी और वह अपना सामान निकालने की तैयारी करते हुए उसमें घुस गई। ये काफी छोटा था लेकिन अपेक्षाकृत साफ था। काउंटर के पीछे केवल एक बूढ़ा आदमी था जबकि दीवारों पर सभी सामान दिखाए जा रहे थे। उसने मिंग यू को देखा लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। उनका मानना था कि वह केवल ब्राउजिंग कर रही थी और कुछ भी नहीं खरीदेगी। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सीधे काउंटर पर गई और उससे पूछा, क्या आप कुछ खरीदेंगे? हाँ, मेरी दुकान में हम सभी प्रकार की चीजें खरीदते और बेचते हैं। इसके बाद मिंग यू ने ब्लैक रॉक वन में अपने समय के दौरान जो भी शिकार किया था, उसे निकालना शुरू किया। मैं इन वस्तुओं के लिए कितना प्राप्त कर सकता हूँ? उसने कहा। मालिक के सामने भेड़ियों से लेकर अन्य छोटे जानवरों के अंगों का ढेर लगा हुआ था। वहां जड़ी बूटियों का एक छोटा सा ढेर भी था जिसे मिंग यू ने एकत्र किया था, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं था क्योंकि उसके पास औषधियों का अधिशेष था और उसके पास इन पौधों को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था। यद्यपि वह इन्हें निगल सकती थी, लेकिन इनका प्रभाव उतना तीव्र नहीं होता तथा यह उसके शरीर में अशुद्धियां छोड़ देता। एक डॉक्टर की बेटी होने के नाते, वह स्वाभाविक रूप से पौधों में अंतर कर सकती थी और उसे मानव और पशु शरीर रचना विज्ञान का बुनियादी ज्ञान था, इसलिए उसे जानवरों का विच्छेदन करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इनमें से अधिकांश वस्तुएं कुछ हद तक सामान्य थीं, लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं भी थीं। नीली पवन घास, लाल लोहे का डंठल, हरा भेड़िया फर। हे भगवान, एक जैद सांप का विषमूत्राशय। मालिक ने सोचा, इतनी छोटी सी लड़की कैसे इनकी हत्या कर सकती है? आखिरकार, रैंक 2 का जैड स्नैक रैंक 1 के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली था। राक्षसों और जानवरों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिनमें 1 सबसे कमजोर और 10 सबसे शक्तिशाली था। रैंक 1 राक्षसों को हराने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती है, जबकि रैंक 10 के लिए कम से कम लाखों की सेना की आवश्यकता होती है। बेशक, ये जानवर काफी दुर्लभ थे और केवल विशिष्ट खतरे वाले क्षेत्रों में ही पाए जा सकते थे। इसके अलावा, पौराणिक शीर्षक से परे एक रैंक भी थी। ये वास्तविक ड्रैगन, फीनिक्स और कई अन्य आश्चर्यजनक प्राणियों का घर था। केवल वे लोग ही सफल हो सकते थे जो शक्ति के शिखर पर थे। पौधों और अन्य जड़ी बूटियों में भी ऐसी ही प्रणाली थी। इसमें 10 रैंक थे लेकिन प्रत्येक रैंक के 3 वर्गीकरण थे: 10 वर्ष, 100 वर्ष और 1000 वर्ष। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन समयावधियों में संयंत्र में गुणात्मक परिवर्तन हुआ था।
उदाहरण के लिए, एक लाल लोहे के डंठल में शरीर को मजबूत करने की क्षमता होती है। 10 साल की उम्र में यह 50 पाउंड की ताकत देता है। 100 वर्ष की आयु में यह 500 पाउंड होगा और 1000 वर्ष की आयु में ये 2000 पाउंड होगा। इसके अलावा इसमें अशुद्धियां कम होंगी, इसलिए इसे परिष्कृत करना आसान होगा, यहाँ तक कि इसे कच्चा खाने से भी कोई समस्या नहीं होगी। ये सब देखकर मालिक की आंखें चमक उठीं। यदि इतनी छोटी लड़की पहले से ही रैंक 2 के जानवरों से मुकाबला कर सकती है, तो कल्पना कीजिए कि भविष्य में वह और क्या क्या हासिल कर सकती है। प्रिय ग्राहक, इन सामग्रियों की कुल कीमत 36 चांदी और 42 तांबे की है। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो मैं छूट भी दूंगा। उसने मिंग यू को पैसे दिए और उसकी कृपा पाने के लिए उसे छूट भी दी। वह इस हरकत से थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और जल्द ही दुकान में मौजूद कई वस्तुओं की जांच करने लगी। वहां ढेर सारे हथियार और कवच के साथ साथ पुस्तकों और दवाइयों की अलमारियां भी थीं। इस दुकान में वास्तव में सब कुछ था, भले ही इसकी गुणवत्ता कुछ कम थी। जब वह कवच और अन्य सुरक्षात्मक वस्तुओं से भरे अनुभाग में गई, मिंग यू ने अपने वस्त्रों की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई सुरक्षात्मक वस्त्र नहीं है और उसके कई जोड़े कपड़े पहले ही नष्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही उसने इन वस्तुओं को देखने का निर्णय लिया और यह देखने का प्रयास किया कि क्या ऐसी कोई चीज है जो इनका स्थान ले सके। कवच का भी अपना वर्गीकरण था, यह नश्वर, ऋषि, दिव्य, विश्व और स्टार ग्रेड था। इसके अलावा प्रत्येक ग्रेड के 3 स्तर थे, निम्न, मध्य और उच्चतम। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ही ग्रेड के कवच के अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं जो उनके स्तर को बदल देते हैं। शायद 2 ढालें हैं, वे बिल्कुल एक जैसी हैं लेकिन एक का प्रभाव होता है और दूसरे का नहीं। इस प्रकार वे दोनों ही नश्वर श्रेणी के होंगे, लेकिन एक निम्न होगा जबकि दूसरा मध्यम या सर्वोच्च होगा। नश्वर और ऋषि श्राडे हथियार कुछ हद तक सामान्य थे, दिव्य ग्रेड केवल महान योद्धाओं के हाथों में पाए जाते थे। विश्व स्तर के हथियार काफी प्रसिद्ध हैं और वास्तव में बहुत कम ऐसे हथियार पाए गए हैं जो अस्तित्व में थे। स्टार ग्रेड हथियार एक मिथक हैं और केवल कहानियों में ही पाए जाते हैं। हालांकि वे कहानियां अविश्वसनीय थीं। ये हथियार विश्व या यहां तक कि अंतरिक्ष को भी काटने में सक्षम थे। अचानक मिंग यू एक हल्के नीले रंग के हानफू के सामने रुक गई जो सफेद सजावट से सुसज्जित था। ये काफी सुंदर था और उसके रूप के अनुकूल था। हालांकि वह यात्रा और लड़ाई दोनों के लिए उपयुक्त कुछ चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि मालिक ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे खुश करने के लिए इस मौके का फायदा उठाया। फ्लोटिंग ब्रीज रोप को कम मत समझिए, हालांकि यह फटने में आसान लग सकता है, यह बहुत टिकाऊ है और स्टील के लिए थोड़ा कमजोर है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी बात इसकी रिकवरी क्षमता है। चाहे ये कितना भी क्षतिग्रस्त हो, इसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 दिन से भी कम समय लगेगा। इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से हल्का है और आपकी गतिविधियों में बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि यह इसी नाम की एक जोड़ी चप्पल के साथ आता है। इसकी मूल कीमत 40 चांदी है, लेकिन आपके लिए ये 20 होगी। ये एक मध्यम नश्वर ग्रेड आइटम है। मिंग यू ने मन ही मन सोचा, लेकिन स्वीकार करने से पहले उसने मालिक से पूछा कि इसकी कीमत इतनी कम क्यों है। उसने आह भरकर उसकी ओर देखा। अरे, ये कवच तो महिलाओं के लिए था, लेकिन कितनी महिलाएं वास्तव में महान व्यक्तित्व बन पाई हैं। वहां देखने लायक बहुत अधिक आदर्श नहीं थे, इसलिए वे बाहरी दुनिया को जानने और तलाशने के लिए उतने प्रेरित नहीं थे। हालांकि अभी भी कुछ आकृतियां हैं जो शिखर तक पहुंच चुकी हैं, जैसे अग्नि देवता हांग मेई या दयालु नन लियुकिन। शायद वह एक शीर्ष हस्ती बन जाएगी, उसने चुपचाप सोचा। फिर मालिक ने उसका सामान पैक करके उसे दे दिया। मिंग यू ने इसे स्वीकार कर लिया और चला गया। वह अपनी खरीद से खुश थी। अब उसके पास हथियार और कवच दोनों थे, इसलिए उसने रहने के लिए एक सराय खोजने का निर्णय लिया। हालांकि वहां इतनी सारी अन्य दिलचस्प बातें थीं कि वह ध्यान भटका बैठी थी। सड़कों पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और अन्य विविध वस्तुओं से भरे स्टॉल लगे हुए थे और वह उन सभी छोटी छोटी आश्चर्यजनक चीजों को देखने लगी जिनके अस्तित्व के बारे में उसे कभी पता नहीं था। रात होने लगी थी और वह अभी भी चारों ओर देख रही थी। जब वह चल रही थी तो उसने एक महिला को एक पुरुष के साथ देखा। वह महिला काफी सुंदर और सुडौल थी, लेकिन उसके चेहरे पर असहजता दिख रही थी। वह आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए था। वह एक सज्जन व्यक्ति जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कामुकता थी। जाहिर है यहाँ कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मिंग यू ने दूर से उनका पीछा किया। निश्चित रूप से महिला को एक गली में ले जाया गया था जहां उसके साथ मौजूद व्यक्ति के साथ 2 अन्य व्यक्ति भी इंतजार कर रहे थे। अरे, चिंता मत करो, जब हम तुम्हारे साथ काम कर लेंगे तो हम तुम्हारी बेटी को अकेला छोड़ देंगे। इसे दुर्भाग्य कहो कि तुम वेश्यालय में काम करती हो, रंडी। वे उसे विकृत दृष्टि से देखते रहे, उसके पूरे शरीर को देखते रहे। जब तक कि मेरी बेटी सुरक्षित है। महिला ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। उसे वहां काम करने का कोई अफसोस नहीं था। ये एक गंदा व्यवसाय था, लेकिन सभी लोग उसका बहुत स्वागत करते थे।
जब भी उनमें से किसी को वित्तीय समस्या होती तो वे मदद के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते। सभी लोग एक परिवार की तरह लग रहे थे। इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत दुर्लभ था और वह सदैव इसके लिए आभारी थी। वे उसकी बेटी के साथ भी अच्छे व्यवहार से पेश आए और अपने खाली समय में उसे खाना बनाना और सिलाई करना भी सिखाया। लेकिन इन लोगों ने उसकी बेटी को वेश्यालय में घूमते हुए देख लिया था और मुफ्त सेवा पाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। यह अत्यंत घृणित था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। जल्द ही उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और तीनों पुरुष उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वह मांस हो। शेंग महिला ने तलवार निकाले जाने की आवाज सुनी और पुरुषों के पीछे एक लड़की को देखा। लड़की के चारों ओर अत्यंत ठंडी हवा थी और उसने अपनी बाहों में अपनी से लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। जब वह धीरे धीरे 4 लोगों के समूह की ओर बढ़ी तो यह चांदनी के प्रकाश में चमक रहा था। कुई फेन और वेश्यालय तीनों पुरुषों ने उसे देख लिया और पीछे मुड़ गए। जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उन पर भय छा गया। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। 3 लोगों के इस समूह का नेता, जो महिला को ले गया था, अभी अपनी स्थिति से उबर ही पाया था कि धीरे धीरे उसकी हंसी छूटने लगी। भाइयों, ये तो एक छोटी सी लड़की है, वो तलवार से क्या कर सकती है, उसने कहा। अन्य 2 भी जल्द ही ठीक हो गए और मिंग यू के पास जाने लगे। महिला को डर लगा और उसने कहा, भागो, तुम केवल अपने आप को ही चोट पहुंचाओगे। मिंग यू ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और खुद को तैयार कर लिया। ये लोग दुष्ट हैं। किसी की बेटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना अक्षम्य है। वह उस महिला के प्रति सहानुभूति रखती थी जो उसकी बेटी के लिए काम करती थी, क्योंकि मिंग यू के पिता ने भी उसके लिए बहुत त्याग किया था। अब वह उन लोगों का जीवन समाप्त करने जा रही थी जिनका इस दुनिया में कोई स्थान नहीं था। आओ लड़की, तुम भी इस मस्ती में शामिल होना चाहती हो, है ना? आपकी त्वचा इतनी साफ दिखती है कि मुझे इसे गंदा करने का मन कर रहा है। .. वे अपने हाथ तैयार करके करीब आते गए। इतनी छोटी गली में होने के कारण वह व्यापक वार नहीं कर सकती थी या क्षैतिज रूप से भी आक्रमण नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने ऊर्ध्वाधर आक्रमण पर काम करने का यह मौका लिया, क्योंकि उसने वास्तव में कभी उनका प्रयोग नहीं किया था। जैसे ही दोनों व्यक्ति उसके हमले की सीमा में पहुंचे, उसने अविश्वसनीय गति से हमला कर दिया। तथापि ऐसा प्रतीत हुआ कि वे चकमा देने में कुछ हद तक कुशल थे। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उन्हें छोटी छोटी चोटें आईं और अब वे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे जैसे वह एक लड़की हो, बल्कि एक वास्तविक योद्धा हो। वह खतरनाक है, उन दोनों ने सोचा। उन्होंने अपने अपने ब्लेड निकाले और उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन इस बार वे तैयार थे। मिंग यू ने यह देखा, लेकिन उसने फिर से वार किया और दाईं ओर वाले आदमी पर निशाना साधा। उसने उसे रोक दिया और फिर बाईं ओर वाला एक तेज ब्लेड लेकर आगे बढ़ा, जो छाया की तरह लग रहा था। फिर उसने अपना ब्लेड पीछे खींच लिया और उसके हमले से बचाव किया। सामने वाले ने मौका देखकर उसके पीछे दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। इसके बाद मिंग यू ने अपने सामने खड़े आदमी को धक्का देकर दूर कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने उसके पैर पर चाकू घोंप दिया और वह व्यक्ति दर्द से चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। लेकिन इस गली जैसी जगह में कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता था। फिर वह उस आदमी की ओर मुड़ी जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की थी और अपनी तलवार ऊपर की ओर घुमाई, जिससे उसका हाथ कट गया। वह कांप उठा और सदमे में आ गया। वह ऐसा झूला नहीं देख सकता था। तीसरे आदमी ने यह दृश्य देखा और सचमुच डर गया। यह असंभव है, उसने सोचा। फिर भी ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा था। क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? दोनों व्यक्तियों ने धमकी दी। हम डार्क शैडो ट्रायो हैं। हमारा नेता हम दोनों से अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने सोचा कि वे उसे डरा सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं आया। वे डार्क शैडो ट्रायो का हिस्सा थे, जिन्होंने पहले भी हमला किया था और हत्याएं की थीं। वे अपना नाम बनाना शुरू कर रहे थे, लेकिन अब एक छोटी लड़की उन्हें नीचे गिराने वाली थी। मिंग यू ने इस डार्क शैडो ट्रायो के बारे में कभी नहीं सुना था और उसे इसकी परवाह नहीं थी, उन्हें बस मरना था। ऐसा विचार करते हुए उसने उनके सिर काट दिए और केवल उनके नेता को छोड़ दिया। नेता डर गया, लेकिन वह भाग नहीं सका। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने बगल में खड़ी महिला की ओर देखा। अचानक उसने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। मेरे पास मत आओ, या तो मैं उसे मार दूंगा। मिंग यू क्षण भर के लिए रुकी, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। वह उन दोनों की ओर चलती रही। इस समय किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। वह आदमी बहुत डरा हुआ था क्योंकि वह लगातार मिंग यू को दूर हटने के लिए कह रहा था। फिर जब वह उससे केवल कुछ फीट की दूरी पर थी, तो वह रुक गई, उसकी तलवार जमीन की ओर तान दी। आदमी ने राहत की सांस ली, उसके अंदर जीत की भावना छा गई, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही वह शांत हुआ, मिंग यू ने अपनी तलवार उसके पैर में घोंप दी और उसे मोड़ दिया, जिससे उसके पैर में बहुत दर्द और पीड़ा फैल गई। नेता ने दर्द से अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन अब वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और महिला ने भागने का मौका देखा।
वह उसकी बांह को धकेलकर मिंग यू के पास दौड़ी, जो आगे बढ़ा। आदमी जानता था कि उसका समय पूरा हो चुका है, लेकिन वह नीचे नहीं गया और चुपके से कुछ और चाकू निकाल लिए। जैसे ही मिंग यू उसके पास पहुंची, उसने अपनी तलवार निकाली और उसे मारने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसी समय उसने हमला कर दिया और उस पर चाकू फेंकना शुरू कर दिया। उसने बचने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसका कंधा कट गया। लेकिन इससे वह नहीं रुकी और उसने उस पर हमला कर दिया तथा उसके हृदय में छुरा घोंप दिया। उन तीनों के मर जाने के बाद उसने पार्टिंसन को एक तरफ रख दिया और फिर उनके कब्रों में खोजबीन की, जिसमें उसे कई ऐसी चीजें मिली जो उसके काम की थीं। वहां कुछ सोने और चांदी के सिक्के, शैडो ब्लेड आर्ट्स नामक एक ब्लेड मैनुअल और एक अंगूठी थी। वह नहीं जानती थी कि अंगूठी क्या है, लेकिन अन्य दो चीजों से उसे काफी मदद मिली। विशेषकर शैडो ब्लेड आर्ट्स, हालांकि यह उसकी लड़ाई की शैली के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन यह उसे सुधारने में मदद कर सकता था और शायद वह इससे कुछ तकनीकें बना सकती थी। इसके बाद वह फिर से सराय ढूंढने और ठीक होने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी उस महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृपया प्रतीक्षा करें, मुझे आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना है। मेरा नाम कुई फेन है, मेरे साथ आओ, हम तुम्हें उस कंधे के साथ घूमते नहीं देख सकते। वह सही थी। हालांकि मिंग यू अधिकांश चाकुओं से बचने में कामयाब रही, लेकिन उसके कंधे पर गहरा घाव हो गया। वह चुपचाप सहमत हो गई और उसके पीछे चली गई, लेकिन इससे पहले उसने अपना परिचय नहीं दिया। मिंग यू, उसने धीरे से कहा, ओह, कितना सुंदर नाम है। यह आपको बिल्कुल सूट करता है। जैसे जैसे वे चलते गए, कुई फेन रास्ते में बातें करती रही। उसे जो कुछ अभी अभी हुआ था, उससे अपना ध्यान हटाने की जरूरत थी और उसने खुद को टूटने से बचाने की कोशिश की। या यूं कहें कि उसने जो कुछ देखा उसका सदमा अभी तक उस पर नहीं पड़ा था। फिर वे एक इमारत के सामने रुक गए। ये काफी बड़ा और आकर्षक था तथा इसमें सभी प्रकार की रंगीन सजावट थी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज थी बाहर खड़ी महिलाएं, जो सड़क पर पुरुषों के साथ इटलाती और फ्लर्ट करती नजर आईं। विशेष रूप से कहें तो यह एक वेश्यालय था, जहां कुई फेन काम करती है। ओह, कुई फेन, तुम कहाँ थे? ये कौन है? वेश्यालय की एक लड़की ने कहा। उसका काम शुरू होने के बाद से वह कई घंटों से यहाँ नहीं आई थी और अब वह एक घायल लड़की के साथ आई है। कुई फेन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले हमें अंदर तो आने दो। लड़कियों ने अब और हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया तथा उसकी कहानी सुनने के लिए तब तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया जब तक वे पूरी नहीं हो जाती। मिंग यू को यहाँ कुछ असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कुई फेन ने उसकी बेचैनी को भांप लिया था और उसे आश्वस्त किया कि ये जगह उसकी सोच से अलग है। वे परिवार की तरह हैं। उन्होंने मेरे और मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मिंग यू निश्चिंत हो गई, लेकिन उसने फिर भी अपनी सतर्कता बनाए रखी। आखिरकार, ये एक वेश्यालय था और उसने अपने पिता से ऐसी जगहों के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। वेश्यालय में आराम करते हुए कुई फेन ने उसे एक कमरे में ले जाया जिसमें बाथटब था। अरे, देखो तो तुम कितने गंदे हो। तुम्हारे जैसी लड़की को हमेशा इस हालत में नहीं रहना चाहिए, उसने कहा। मिंग यू को खतरनाक एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, कुई फेन ने उसे नंगा कर दिया और उसे स्नानघर में धकेल दिया। उसने मिंग यू के शरीर को अच्छी तरह देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। उसकी त्वचा चिकनी और दाग रहित थी। यह अभी भी अविकसित था, लेकिन वह जानती थी कि उचित समय में मिंग यू एक सुंदर लड़की बनने जा रही थी। सफाई करते समय दोनों बातें करने लगे। वे एक दूसरे के बारे में बातचीत करने लगे और उनके बीच घनिष्ठता बढ़ने लगी। दोनों ने ही कठिन जीवन जिया था और वे खुश थे कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उनके समान दर्द को साझा करता था और एक दूसरे को समझता था। कुई फेन को अपनी आजीविका चलाने के लिए वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कठिन था क्योंकि उनकी बेटी काफी छोटी थी, इसलिए उन्हें काम करने का समय नहीं मिल पाता था। वेश्यालय की मालकिन समझदार थी और उसने उसकी बेटी की देखभाल करने में मदद की। जल्द ही वेश्यालय में काम करने वाले सभी लोगों को उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने मिलकर अपना कर्ज चुकाने का काम शुरू कर दिया। इसका मतलब यह था कि कुई फेन को वेश्या बनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह वहीं रही, हालांकि इस बार वह केवल मनोरंजन के लिए नृत्य वगैरह करने के लिए थी। कुई फेन ने याद करना बंद कर दिया और उसे सख्ती से साफ कर दिया, जबकि मिंग यू उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। बेशक, वह जानती थी कि यह उसके अपने भले के लिए है, लेकिन फिर भी वह पहले से थोड़ी चेतावनी चाहती थी। जब ये कठिन परीक्षा समाप्त हो गई, तो मिंग यू बाहर आई और उसे बहुत ताजगी महसूस हुई। काफी लंबे समय के बाद पहली बार वह पूरी तरह से आराम कर सकी। पिछले कुछ महीनों में वह हमेशा बहुत व्यस्त रही और उसे कभी भी ठीक से आराम नहीं मिला। यहाँ, तुम्हें ये पहनना चाहिए। और चिंता मत करो, वे साफ हैं और किसी ने उन्हें पहना नहीं है। कुई फेन ने उसे कुछ अंडरगारमेंट्स दिए क्योंकि उसके बाकी कपड़े धोने थे। इसके बाद मिंग यू को उसके कमरे में ले जाया गया जहां उसे रात को आराम करने के लिए कहा गया।
वह थकी हुई थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह थोड़ी उत्साहित थी और उसने शैडो ब्लेड आर्ट्स को बाहर निकालने का फैसला किया जो उसने लिया था। बुनियादी तलवारों की पुस्तिका में अब सिखाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसे अपने कौशल में सुधार करने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता थी। यद्यपि शैडो ब्लेड आर्ट्स उसके लिए उपयुक्त नहीं था, फिर भी इससे उसे कम से कम अपने कौशल को बेहतर बनाने या शायद कुछ नए कौशल बनाने के बारे में कुछ विचार मिल सकते थे। इस प्रकार उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। शैडो ब्लेड आर्ट्स गति और मौन पर केंद्रित है। यह सिर्फ हत्या के लिए नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता को युद्ध के दौरान घातक प्रहार करने की अनुमति देता है। प्रकाश और अंधकार का उपयोग करके आप अपने शत्रु को भ्रमित कर देंगे और उनका ध्यान अपनी ओर से हटा देंगे। इस प्रकार आप कमजोर अवस्था में भी उन पर हमला कर सकेंगे। परिचय पढ़ने के बाद मिंग यू थोड़ा खुश हुआ। उसकी तलवारबाजी मुख्यतः गति पर केंद्रित है और इस कला के साथ वह और भी तेज हो सकती है। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, वह अधिकाधिक खुश होती गई। यद्यपि तकनीकी रूप से वह तलवारबाजी के बुनियादी स्तर पर थी, फिर भी वह इसमें काफी अच्छी थी। साथ ही उसकी समझने की क्षमता भी अच्छी थी और उसे प्रतिभाशाली माना जा सकता था। पुस्तक में 7 चालों का वर्णन किया गया है: छाया स्लैश, छिपा हुआ अंधेरा, गोधूली का अवतरण, चमकती रोशनी, टिमटिमाती छाया, ग्रहण। पहले 3 कदम सीखना काफी आसान है लेकिन उसके बाद कठिनाई बढ़ जाती है। विशेषकर अंतिम चाल, एक्लिप्स। यह इस सेट की सबसे तेज चाल नहीं थी, लेकिन यह सबसे घातक थी। डार्क शैडो ट्रायो केवल हिडन डार्कनेस तक ही सीखने में सक्षम थी। यद्यपि इसे शीर्ष मार्शल आर्ट नहीं माना जा सकता, फिर भी ये काफी सभ्य था। जब तक मिंग यू ने किताब पढ़ना समाप्त किया, तब तक सूरज उगना शुरू हो गया था। यह महसूस करते हुए कि रात काफी हो चुकी है, उसने थोड़ी देर साधना करने का निर्णय लिया। कई बार झगड़ों के बाद वह अपने शरीर में आए बदलावों को देखना चाहती थी। जबकि मानव क्षेत्र में शरीर के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया, इसमें आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण भी शामिल था। जबकि बाह्य प्रशिक्षण शरीर को संयमित करके किया जा सकता है, आंतरिक प्रशिक्षण आपके शरीर की 12 नाड़ियों में अपनी आंतरिक शक्ति को प्रवाहित करके हड्डियों, रक्त, अंगों आदि को मजबूत करके किया जाता है। दोनों तरीके काफी दर्दनाक हैं लेकिन बहुत कष्टकारी नहीं है। बेशक, दर्द को कम करने या अपनी साधना दर में सुधार करने के लिए गोलियां ली जा सकती हैं। यद्यपि साधना चरण शक्ति का एक सामान्य सूचक है, किंतु ये सब कुछ निर्धारित नहीं करता। प्रतिभा, कौशल, हथियार जैसी अन्य चीजें भी हैं जो आपकी ताकत को प्रभावित करती हैं। किसी उच्च स्तर के व्यक्ति को हराना संभव है, लेकिन फिर भी यह उपलब्धि हासिल करना कठिन है। फिलहाल, ऐसा कहा जा सकता है कि मिंग यू दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच रहा है। हालांकि, मध्य स्तर पर पहुंचने से पहले, अपनी वर्तमान क्षमता के साथ, वह दूसरे स्तर के अंतिम चरण में किसी से मुकाबला कर सकती थी। वह दर्द से कराह उठी जब उसने अपनी आंतरिक शक्ति को प्रत्येक मध्याह्न रेखा पर प्रवाहित किया। वह अभी भी इसका उपयोग करने में पूरी तरह से निपुण नहीं थी और इसलिए वह केवल धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक ही खेती कर सकती थी। यदि वह ऐसा नहीं करती तो गंभीर क्षति होने का खतरा हो सकता था। उसके पास कोई उचित साधना पद्धति नहीं थी और वह अपनी आंतरिक शक्ति को केवल उन बिंदुओं से होकर गुजार सकती थी जहां दर्द सहनीय था। यह विधि अपरिष्कृत थी लेकिन अभ्यास के साथ उसे अपेक्षाकृत आरामदायक विधि मिल गई जो सर्वोत्तम परिणाम देने वाली प्रतीत हुई। उसके शरीर में सुधार के संकेत दिखने लगे थे और मिंग यू की सांसें भी सामान्य हो गई थीं। उसकी साधना जारी रहने में कई घंटे बीत गए। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। मिंग यू, ये जगने का समय है। आंखें खोलकर वह बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर चली गई। वह काफी तनावमुक्त और तरोताजा महसूस कर रही थी। उसका मन साफ था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। उसने उसे खोला और कुई फेन ने उसका स्वागत किया, जो अपने साथ एक कटोरा कांजी लेकर आई थी। ये साधारण था लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई थी जैसे हरी प्याज, मछली के टुकड़े और अन्य चीजें। ये हल्का किंतु पेट भरने वाला भोजन था। मिंग यू के खाना खत्म करने के बाद कुई फेन उसे अपने साथ ले आया और सभी से उसका परिचय कराया। यह मिंग यू है, जिसने मुझे डार्क शैडो ट्रायो से बचाया था। सभी ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उसे धन्यवाद दिया। तभी करीब 10 साल की एक लड़की कहीं से प्रकट हुई। वह सुंदर थी और उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। यह मेरी बेटी रुआ है। राउर, यह मिंग यू है, कुई फेन ने कहा। रुआ ने मुड़कर मिंग यू का सामना किया। तुम वही थे जिसने मेरी मां को बचाया था? उसने मिंग यू के चेहरे को घूरते हुए पूछा। मिंग यू ने सिर हिलाया और उसे गले लगाकर प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया गया। धन्यवाद, रॉय ने कहा। वह मुस्कुराए और उसे गले लगाकर चुपचाप उससे बातें करने लगी। आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। सभी से मिलने के बाद कुई फेन ने मिंग यू को छोड़ दिया क्योंकि उसे कुछ काम करने थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपनी खरीदी हुई फ्लोटिंग ब्रीज रोब्स पहन ली और उसी पिछली दुकान पर चली गई। वह उस अंगूठी के बारे में जानने को उत्सुक थी जो उसने तीनों से ली थी और देखना चाहती थी कि उसमें क्या रहस्य है।
अपने कपड़े और चप्पल पहनकर वह अपनी तलवार लेकर शहर में चली गई। जब वह पहुंची तो मालिक बाहर अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगा रहा था। अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ी और उसने अपना सिर हिलाया। मैं जल्द ही काम खत्म कर लूंगा, अंदर जाओ और इंतजार करो। उसका अनुरोध सुनने के बाद मिंग यू अंदर गई और दुकान को एक बार फिर देखने का फैसला किया। हालांकि इस बार उसने साधना पद्धतियों और तलवार संबंधी मैनुअल की खोज करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी नज़र किसी पर नहीं पड़ी। इनमें से अधिकांश पुस्तकें उतनी शानदार नहीं लगी और जहां तक साधना का प्रश्न है, उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकी क्योंकि जिस तरह से उसने साधना की थी वह बेहतर प्रतीत हो रही थी। इसका मतलब यह नहीं था कि ये किताबें पूरी तरह बेकार थीं, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में उसके अनुकूल नहीं थी। मुझे बस अपने ही रास्ते पर चलना चाहिए। इस बिंदु पर मिंग यू ने निर्णय लिया कि वह उसी तरह से साधना जारी रखेगी जैसे वह पहले करती थी, और वह इसे बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। तलवार संबंधी मैनुअल के संदर्भ में वे सभी मुख्य रूप से शक्ति पर केंद्रित थे, लेकिन कुछ गति आधारित हमलों के लिए थे। लेकिन कुछ किताबें दिलचस्प थीं, जैसे फॉलिंग ब्लेड मैनुअल और सोनिक एज बुक। इन पुस्तकों में रुचि पाकर उसने इन्हें सरसरी तौर पर पढ़ने का निर्णय लिया। जबकि दोनों मैनुअल गति आधारित थे, सोनिक एज ने एक ही क्षण में हमला करने के लिए अत्यधिक गति पर ध्यान केंद्रित किया। फॉलिंग ब्लेड का संबंध गति से अधिक था। कुछ विशेष तरीकों से प्रहार करने पर हमला शुरू में धीमा होगा, लेकिन बाद में तेज हो जाएगा और 1 सेकंड के भीतर ब्लेड के संवेग के कारण शुरुआती गति 5 गुना बढ़ जाएगी। ये विरोधियों के साथ साथ आपको कम आंकने वालों को भी आश्चर्यचकित करने के लिए एकदम सही था, क्योंकि वे इस तरह के हमले की अचानक गति बढ़ने की उम्मीद नहीं करते। दोनों में से मिंग यू ने फॉलिंग ब्लेड मैनुअल का चयन किया। हालांकि वार करना सरल लगता था, लेकिन अधिकांश कठिनाई इस बात से आती थी कि आप तलवार को कैसे संभालते हैं, आप इसे किस प्रकार धारण करते हैं, तथा आप अपनी शक्ति को किस प्रकार वितरित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पार्टिंगसन ब्लेड बड़ा है और प्रत्येक वार में बहुत अधिक गति होती है जो उसे शक्ति प्रदान करती है। यदि मिंग यू यह सीख ले कि गति के लिए उस गति का उपयोग कैसे किया जाए, तो उसके हमले बहुत अधिक घातक हो जाएंगे। मालिक ने उसकी ओर देखा और उसके हाथ में किताब देखी। वह उसके पास जाने ही वाला था कि तभी कोई और उसके स्टोर में आ गया। वह एक नौजवान था जिसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। उसके साथ 2 गार्ड थे और वह धीरे धीरे घूम रहा था। इस उदास दुकान को देखो, मेरे पिता मुझे यहाँ क्यों लाना चाहेंगे, उसने सोचा। तभी उसने मिंग यू को तलवार की पुस्तिकाओं को देखते हुए देखा और उसके पास गया। इतनी सुंदर लड़की इन किताबों को देख रही है, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं सीखनी चाहिए। तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है, बस एक छड़ी है। यदि आपको किसी सुरक्षा की आवश्यकता है, तो इस भाई के पास आपको सुरक्षित रखने की शक्ति है। मिंग यू ने उसकी उपेक्षा की और दुकान मालिक के पास चला गया। ये कितने का है, उसने पूछा। युवा स्वामी आश्चर्यचकित था। उसने सोचा नहीं था कि वह इतनी ठंडी होगी, लेकिन उसके लिए कोई भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता था। वह जू परिवार का बेटा था, जिसके पास शक्ति और पैसा दोनों थे। मिंग यू ने अपनी खरीदारी पूरी करने के बाद जब वह मालिक से अंगूठी देखने के लिए कहने ही वाली थी, तभी लड़का उसके पास आया और अपना परिचय दिया। मेरा नाम जू तियान है, मैं जू परिवार का युवा स्वामी हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मिंग यू ने उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस बार जू तियान ज्यादा जिद्दी था। कृपया, मैंने आपको अपना नाम दे दिया है, अपना नाम न देना अशिष्टता होगी। अचानक मिंग यू ने अपनी छड़ी पकड़ ली और अपनी तलवार निकाली तथा उसकी धार उसकी गर्दन पर रख दी। हर कोई आश्चर्यचकित था। उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि जिस छड़ी का उपयोग वह चलने के लिए कर रही थी वह वास्तव में एक तलवार थी। जू तियान को पसीना आने लगा क्योंकि वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। मिंग यू उसे अपनी ठंडी आंखों से देख रही थी। यहाँ तक कि अंगरक्षकों को भी उसकी घूरती निगाहों से दबाव महसूस हुआ। सोचो तुम क्या कर रहे हो, मैं जू का युवा स्वामी हूँ। थप्पड़। जब जू तियान ने उसे मनाने की कोशिश की, तो मिंग यू ने म्यान से उसके चेहरे पर वार कर दिया। फिर बिना सांस लेने का समय लिए उसने जू तियान को दुकान से बाहर निकाल दिया। मुझे परेशान करना बंद करो, उसने उसे चेतावनी दी और फिर दुकान में वापस चली गई। जू तियान कुछ नहीं कर सका और वह बदसूरत चेहरा बनाकर चला गया। बस तुम रुको, कुतिया, मैं वापस आऊंगा, उसने सोचा। मिंग यू ने फिर अपनी तलवार म्यान में रखी और मालिक के पास गई जो अभी भी थोड़ा सदमे में था। वह किसी तरह संभल गया, लेकिन वह अपनी तलवार के बारे में सोच नहीं पा रहा था। फिर उसने उससे अंगूठी के बारे में पूछा। ओह, आपको ये कहाँ मिला? ये एक स्थानिक वलय है। हालांकि यह देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन बहुत से लोगों के पास ऐसी वस्तु नहीं होती। स्थानिक वलय। मिंग यू ने नहीं सोचा था कि उसे एक स्थानिक अंगूठी मिलेगी। उसने इस वस्तु के बारे में सुना था कि इसमें वस्तुओं को बिना खराब हुए रखा जा सकता है। स्टोर मालिक ने आगे कहा, यह अंगूठी काफी छोटी है, ये केवल 3 घन मीटर ही ले जा सकती है।
आपको पता होना चाहिए कि ये स्थानिक वलय अपनी स्वयं की दुनिया भी बना सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे काफी हद तक पौराणिक थे और कोई नहीं जानता था कि वे अस्तित्व में थे या नहीं। ये भले ही छोटा हो, लेकिन मिंग यू के लिए ये पहले से ही एक बड़ी मदद थी। अब वह अधिक सामान उठा सकती थी और उसे अपनी पीठ पर बैग रखने की आवश्यकता नहीं थी, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती थी। मालिक ने कुछ शब्दों के साथ उसे वापस सौंप दिया। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको बस इसमें कुछ आंतरिक शक्ति डालनी होगी। आपको इसकी गुनगुनाहट महसूस होगी और फिर आप रिंग में जो भी फेंकना चाहें, फेंक सकते हैं। उसने उसे पहन लिया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। उसने जगह को महसूस किया और पाया कि वहां कुछ पैसे और अन्य बुनियादी जरूरत की चीजें थीं, लेकिन कोई बहुत मूल्यवान चीज नहीं थी। उसने मालिक को धन्यवाद दिया और जाने लगी। अचानक उसने उसे एक बार फिर रोक दिया। वह तलवार। कुछ ब्लॉक आगे एक दुकान है, वह मेरे एक मित्र की है जो लोहार का काम करता है। यदि तुम्हें अपनी तलवार में कुछ बदलाव करना हो या उसे ठीक करवाना हो तो उसके पास जाओ। उससे कहो कि तुम अभी ओल्ड सू से आए हो, उसने कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसी बात कही, लेकिन उसने जानकारी के लिए उसे धन्यवाद दिया। अगली बार जब आप यहाँ आए, तो मुझे मालिक सू कहकर बुलाएं। उसने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और दुकान से बाहर निकलकर लोहार के पास चली गई। उसने महसूस किया कि एक जोड़ी आंखें उसका पीछा कर रही हैं और उसने अपनी गति तेज कर दी। ये भावना जल्द ही गायब हो गई, लेकिन अब मिंग यू सतर्क हो गई और उसने अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी। कई ब्लॉक दूर एक आदमी चलने लगा। उसने मिंग यू और जू तियान के बीच की पूरी घटना देखी थी। वह मुस्कुराए और बोले, दिलचस्प है। फिर वह बिना किसी को पता चले गायब हो गया। विदाई सूर्य ब्लेड। मिंग यू को वह दुकान मिल गई जिसके बारे में मालिक सू बात कर रही थी, लेकिन एक सामान्य दुकान के बजाय उसने एक खुली हुई भट्ठी देखी जो ऐसा लग रहा था जैसे एक बवंडर उसके माध्यम से चला गया हो। फर्श पर हथियार और उपकरण बिखरे पड़े थे, कुछ अत्यंत सुंदर थे जबकि अन्य उल्लेखनीय नहीं थे। इन सब के बीच में एक बूढ़ा आदमी था, जो अपनी नवीनतम रचना पर ध्यान लगाए हुए था। ये एक अलंकृत हैंडल वाली तलवार थी। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा थी। पेह। एक और असफलता, उन्होंने कहा और ब्लेड को फर्श पर फेंक दिया, जिससे वह जमीन पर टकराया। इसके बाद वह फिर से जालसाजी शुरू करने ही वाला था कि तभी उसने सामने एक लड़की को देखा। यह मिंग यू था। ये देखकर कि बूढ़ा आदमी व्यस्त था, उसने थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया। आप क्या चाहते हैं? उसने अपना हथौड़ा निकालते हुए स्पष्ट रूप से कहा। मिंग यू उसकी स्पष्टवादिता से थोड़ा आश्चर्यचकित थी, लेकिन फिर भी उसे ये पसंद आया। क्या आप इस तलवार को देख सकते हैं? उसने पूछा। उसने ब्लेड निकाला, उसे अपने हाथों में लिया और उसे उसके पास दे दिया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में ये देखकर आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि उसके हाथ में जो लाठी थी वह एक तलवार थी और वह उत्सुक हो गया तथा अपने हाथ में तलवार की धार का निरीक्षण करने लगा। उन्होंने उस पर अंकित नाम पार्टिंगसन देखा और एक बार फिर आश्चर्यचकित हुए। सोचिए, उस युवा लड़की के पास इतना महान ब्लेड था, वह कौन है? उसने सोचा। क्या आप जानते हैं कि ये तलवार क्या है? उन्होंने पूछा। उसने सिर हिलाकर अपने दिवंगत पिता द्वारा बताई गई कहानी सुनाई। तुम सही हो। पार्टिंगसन ब्लेड को ग्रैंडमास्टर बनाया गया और उसके बेटे ने भ्रष्ट अधिकारियों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हालांकि इसमें एक अतिरिक्त बात यह है कि यदि पार्टिंगसन का उपयोग स्प्लिटिंग मून के साथ किया जाए, तो उपयोगकर्ता इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह एक ही बार में सूर्य, चंद्रमा और तारों को काट सकेगा। उन्होंने बताया, यह लोहारों के बीच एक किंवदंती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इन ब्लेडों को बनाने वाले ग्रैंडमास्टर ने अपनी मृत्यु से पहले इनका परीक्षण करते समय एक पहाड़ को काट डाला था। लोहार ने अपना सिर हिलाते हुए उसे वापस दे दिया। उन्होंने बताया, ब्लेड में कोई समस्या नहीं है और यदि होती भी तो मेरे पास उसे ठीक करने के लिए न तो कौशल है और न ही सामग्री। मिंग यू निराश हो गई और वह जाने के लिए मुड़ी। अचानक लोहार बोल उठा। हालांकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं मूठ आदि में थोड़ा समायोजन करने में सक्षम हूं। अगर इन चीजों में कोई बदलाव करना हो तो मैं कर सकता हूं। मिंग यू रुक गई और लोहार के पास वापस गई। उसने दो चीजें मांगी। वह चाहती थी कि वह तलवार की मूठ के साथ साथ म्यान भी दोबारा बनाए। यद्यपि वह काफी समय से ब्लेड का प्रयोग कर रही थी, फिर भी कुछ असंतुलन थे जिनसे वह कभी उबर नहीं पाई। म्यान को इसके निर्माता द्वारा पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था और यद्यपि ये ब्लेड को पकड़ सकता था, फिर भी इसे खींचने में कुछ प्रयास करना पड़ा। युद्ध में हथियार निकालने में अधिक समय लगाने से निश्चित रूप से हानि होगी और वह ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वह चाहती थी कि म्यान तलवार पर पूरी तरह फिट हो। जहां तक मूठ का सवाल है, हालांकि यह अच्छी तरह से फिट थी, लेकिन इसमें काफी क्षति पहुंची थी और इसे बदलने की जरूरत थी। ये बूढ़े व्यक्ति की क्षमता के भीतर था और वह सहमत हो गया। 4 दिन बाद वापस आओ, उसने उससे कहा। तलवार के बिना जाने में उसे असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन वह 4 दिन तक वहां नहीं रह सकती थी।
इस प्रकार मिंग यू तो चली गई, लेकिन उसे बूढ़े आदमी का नाम तो मिल गया। मुझे टाई जुबान कहा जाता है, लेकिन मुझे टाई दी कहना बेहतर होगा, ठीक है। वहां से जाने के बाद उसने वेश्यालय वापस जाने का निर्णय लिया। रात गहराने लगी थी और वहां वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह देखना चाहती थी। जब वह वापस आई तो वेश्यालय खुल चुका था और महिलाएं वहां छेड़खानी करती और अपनी शारीरिक बनावट का प्रदर्शन करती देखी जा सकती थीं। वह अंदर गई और तेजी से तथा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहां उसने अपने कपड़े उतारे और नहाने चली गई। पढ़ाई खत्म करने के बाद मिंगयू अपने बिस्तर पर चली गई और शैडो ब्लेड आर्ट्स पढ़ने का फैसला किया। हालांकि अब उसके पास फॉलिंग ब्लेड मैनुअल भी था, वह एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी और उसने भविष्य में पढ़ने के लिए मैनुअल खरीद लिया था। वह इस बात पर विचार कर रही थी कि छाया ब्लेड कला की तकनीकों को अपनी तलवारबाजी शैली में कैसे शामिल किया जाए। उसकी तलवार खंजर या छोटी धार वाली नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप हत्या करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। हालांकि पुस्तक में गति पर जोर दिया गया था, जो निश्चित रूप से उसकी तलवार कौशल में एक बड़ा कारक था। सभी चालों में से केवल डिसेंट ऑफ ट्विलाइट और एक्लिप्स ही संगत थे। इन चालों के लिए केवल गति की आवश्यकता थी। ये मारक चालें थीं जिनका प्रयोग तब किया जाना था जब प्रारंभिक हत्या विफल हो जाए। मिंग यू के लिए डिसेंट ऑफ द ट्वाइलाइट को समझना ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन एक्लिप्स एक अलग स्तर पर था। इस कदम के लिए एकाग्रता की आवश्यकता थी और इसमें कई रहस्य छिपे थे जिन्हें वह समझ नहीं सकी। जैसे ही वह ग्रहण के बारे में सोच रही थी, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी किताब नीचे रख दी। उसने ऊपर देखा तो एक आदमी उसकी मेज के पास चाय का कप लेकर बैठा था। एक घूंट पीते समय उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। मिंगयू ने अपनी तलवार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी टाई दी के पास थी। हालांकि उसके पास अभी भी एक खंजर था और उसने उसे उस रहस्यमय आदमी पर तान दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने भतीजे को बचाने के लिए आपको धन्यवाद देने आया हूं। वह वही था जो जेड स्नैक से भाग गया था। मिंगयू ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी, बल्कि उसने उत्तर दिया, मैं तो बस गुजर रही थी, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसे ये बात पसंद आई कि उसमें कुछ हिम्मत थी। फिर भी आपने उसे निश्चित मृत्यु से बचाया है, और इसके लिए मैं आपकी एक विनती स्वीकार करता हूं, उन्होंने कहा। मिंगयू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे, इसलिए उसने कुछ देर सोचा। उस समय उसे वास्तव में किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उस आदमी के पास एक तलवार थी और उसे एक विचार सूझा। मैं आपके साथ मुकाबला करना चाहती हूं, उसने कहा, हालांकि अभी मेरी तलवार में बदलाव किया जा रहा है और मैं केवल इतना ही कह सकती हूं कि हम 4 दिन बाद लड़ें। वह व्यक्ति उसके अजीब अनुरोध के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये केवल एक मुकाबला था। वह शायद तलवारबाजी के कौशल की तुलना करना चाहती थी। जरूर, आप ये काम कहाँ करना चाहते हैं? उसने पूछा। वह आदमी सहमत हो गया और उसने बात की कि वे कहाँ लड़ सकते हैं। शहर के बाहर पूर्वी दिशा के निकट एक खुले मैदान में। हम वहां अभ्यास कर सकते हैं, उसने उससे कहा। चाय खत्म करने से पहले वह हंसा और खड़ा हो गया। मैं फेई युन हूं, लेकिन आप मुझे एल्डर फेई कह सकते हैं। मैं 4 दिन बाद तुमसे मिलूंगा, युवा। यद्यपि वह 40 वर्ष के थे, फिर भी वे 1 दर्जन वर्ष छोटे दिखते थे। उन्होंने मिंग यू को एक टोकन भी दिया जिस पर फेई अंकित था। यदि तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो तुम फेई कबीले के पास जा सकती हो, उसने उससे कहा। इसके बाद मिंग यू अपनी पढ़ाई जारी रखने के मूड में नहीं थी और बिस्तर पर चली गई। अगले कई दिनों तक उसने खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और शायद ही कभी बाहर गई। वह केवल रुआ के साथ खेलने के लिए ही वहां जाती थी। लड़ाई के दिन वह अपनी तलवार वापस लेने के लिए बाहर गई। जब वह टाई डी के भट्टे पर पहुंची तो बूढ़ा आदमी चेहरे पर मुस्कान लिए उसका इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि परिवर्तन सफल रहे। उसने उसे तलवार दे दी और उसे उसका निरीक्षण करने दिया। इसकी लंबाई और आयाम अभी भी वही थे, तथापि इसका वजन थोड़ा हल्का था। टाई डी ने हैंडल और म्यान को ठीक कर दिया था और साथ ही उस पर कुछ बारीक काम भी किया था। दूर से देखने पर यह अभी भी एक डंडे या छड़ी जैसा दिखता था, हालांकि इसमें धातु की कुछ परतें थीं जिन्हें फीनिक्स के आकार में बनाया गया था और जो म्यान के चारों ओर लिपटी हुई थीं, जबकि मूठ को बेहतर पकड़ के लिए धातु की रस्सी से लपेटा गया था। ये बहुत अधिक सुंदर लग रहा था और जब उसने ब्लेड निकाला तो वह आसानी से और बिना किसी कठिनाई के बाहर आ गया। उसे इसमें किए गए नए परिवर्तन पसंद आए और वह खुश थी। अपनी तलवार हाथ में लेकर वह वहां से चली गई और बैठक स्थल पर पहुंचकर एल्डर फेई का इंतजार करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद स्पैरिंग एल्डर फेई वहां पहुंच गए और साथ में वे उस स्थान की ओर चल पड़े जहां उन्हें लड़ना था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उसने उसे कुछ नजरों से देखा। वह अब दूसरे क्षेत्र के शिखर पर है,
यहाँ तक कि फेई जियान भी अभी दूसरे क्षेत्र तक ही पहुंचा था और वह भी अपनी सफलता में मदद करने के लिए कुछ गोलियों के साथ। ऐसा लगता है कि वह काफी प्रतिभाशाली है, उसने सोचा। एल्ड वास्तव में मानव क्षेत्र के 9 स्तर पर था और परिवार को ये बताने के लिए घर वापस आया था कि वह पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करेगा, जिसमें कई वर्ष लग सकते हैं। वह पूरे प्रांत में घूम रहा था, जानवरों से लड़ रहा था और डाकुओं को मार रहा था, तथा एक धर्मी नायक के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। एल्ड फेई ने अचानक मिंग यू को ये कहानियां सुनाना शुरू कर दिया था। वह देखना चाहता था कि वह उसकी बातों पर कैसी प्रतिक्रिया देगी, साथ ही वह उसके बारे में और अधिक जानने का मौका भी लेना चाहता था। जहां तक मिंग यू की बात है, तो वह थोड़ी हैरान थी और उसे नहीं पता था कि वह उसके जैसे किसी व्यक्ति से लड़ेगी। हालांकि यह उसकी तलवार कौशल को सुधारने और कुछ संकेत प्राप्त करने का एक अच्छा मौका था। वह खुद भी ज्यादा बात नहीं करती थी। उसने केवल एक वाक्य या एक शब्द में ही प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन एल्ड फेई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्हें लगा कि उसका अतीत जरूर दर्दनाक रहा होगा। वे मैदान पर पहुंचे और फिर एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपना रुख अपनाया। एल्ड फेई ने अपनी तलवार ली और उसे आगे बढ़ाया। मिंग यू ने अपनी तलवार निकाली और दोनों हाथों से उसकी मूठ को जमीन की ओर इंगित किया। वह तुरंत बदल गई और एक ठंडी आभा ने उसे घेर लिया। अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय एल्ड फेई के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। मिंग यू पहले आगे बढ़े और एल्ड फेई रक्षात्मक स्थिति में चले गए। वह लगातार विशिष्ट स्थानों पर निशाना साधते हुए आक्रमण करती रही, जबकि एल्ड फेई बचाव करते रहे और कभी कभी आक्रमण कर देते थे। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, उसने एल्ड फेई से दबाव महसूस करना शुरू कर दिया, और जल्द ही वह बचाव करने वाली बन गई। यद्यपि उसने उसके साथ नरमी नहीं बरती, उसने अपनी शक्ति को दूसरे क्षेत्र के साधक के बराबर ही सीमित रखा। फिर भी वे अभी भी शीर्ष पर थे, लेकिन यह उनके अनुभव और कौशल के कारण था। उसने विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि डिसेंट ऑफ द ट्वाइलाइट जैसी चीजों का भी परीक्षण किया, लेकिन वे सभी एक ही झटके में टूट गईं। हालांकि जैसे जैसे वह धीरे धीरे अपने कौशल में सुधार करती गई, उसके दिमाग में नए नए विचार और सुधार आने लगे। लेकिन जल्द ही मिंग यू रुक गया, थकावट के कारण उसकी सांसें तेज चलने लगीं। एल्ड फेई के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन अंदर से वह आश्चर्यचकित थे। ये सोचना कि वह मुझे तीसरे क्षेत्र की सीमा बदलने के लिए मजबूर करेगी, उसने सोचा। उसकी आक्रमण गति काफी तेज थी और प्रत्येक प्रहार के पीछे काफी शक्ति थी। यद्यपि उसकी रक्षात्मक क्षमता अच्छी थी, परंतु उसकी आक्रामक शक्ति अद्भुत थी। इसके अलावा उसकी तलवारबाजी की कुशलता में एक निश्चित ताकत थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह क्या थी। वाह, एक और चाल, कृपया। मिंग यू ने अपनी सांस को शांत किया और एक अंतिम आदान प्रदान के लिए अपना रुख अपनाया। ये जानते हुए कि वह अधिक समय तक नहीं लड़ सकती, उसने एक अंतिम प्रयास किया। हालांकि उसका कोई नाम नहीं था, वह अक्सर इसे विभाजन के विचार से जोड़ती थी। ये पहले की चाल थी, जहां उसने एक पेड़ को एक ही बार में पूरी तरह से 2 भागों में काट दिया था और ब्लड वुल्फ को आधा काट दिया था। लेकिन अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये कोई तकनीक नहीं थी, बल्कि वह एक स्थिति थी जिसमें वह थी। पूर्ण नियंत्रण और एकाग्रता की स्थिति, जहां वह तलवार के साथ एक थी। एल्ड फेई ने इस परिवर्तन को देखा और रक्षात्मक रुख अपनाया। तो फिर एक अंतिम कदम, आओ। अचानक मिंग यू अविश्वसनीय गति से क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत अपनी आधी शक्ति खर्च कर दी। यह अगला झटका सरल नहीं था और ऐसा लग रहा था कि यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट सकता है। वह वार सहते हुए कई फीट पीछे धकेल दिया गया। अंततः उसने अपनी तलवार से वार को विक्षेपित कर दिया। यद्यपि उसे कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी उसकी भुजाएं लगातार कांप रही थीं। अद्भुत। अगर वह इतनी युवा है, तो भविष्य में वह कितनी दूर तक जा सकती है। एल्ड फेई ने अपनी तलवार म्यान में डाली और मुस्कुराए। यह आपकी जीत है। यद्यपि बुजुर्ग को कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी उसने उसे उसकी अपेक्षा से अधिक ताकत का प्रयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन इस समय मिंग यू थकावट के कारण घुटनों के बल बैठ गई और एल्ड फेई ने उसे खड़े होने में मदद की और एक पेड़ के सहारे टिका दिया। फिर वह उससे उसकी योग्यताओं और उसकी कमियों के बारे में बात करने लगा। आपकी कुशलताएं बहुत अच्छी हैं और शक्ति में जरा सी भी कमी नहीं है। आपके पास अनुभव और अभ्यास की कमी है। आपकी तकनीकें परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वह अंतिम चाल अविश्वसनीय थी। ऐसा लगता है कि आप पवन के दाव के साथ संगत हैं। हवा का दाव। मिंग यू उत्सुक थी। वह नहीं जानती थी कि ये दाव क्या है, लेकिन एल्ड ने समझाया। पवन का दाव कई अन्य गुणों में से एक है। ये एक ऐसा गुण है जिसमें लोग निपुण होते हैं। कुछ लोग जल की अपेक्षा अग्नि को अधिक अच्छी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य लोग पृथ्वी के दाव में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी संख्या अनगिनत है, लेकिन इन्हें निम्न स्तरों में विभाजित किया गया है: लघु दाव, प्रमुख दाव और महान दाव।
जब आप अपना दाव चुनेंगे तो इसकी शुरुआत एक छोटे दाव से होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अभ्यस्त होते जाएंगे और आपकी समझ में सुधार होगा, ये एक बड़ा दाव और अंततः एक बड़ा दाव बन सकता है। ग्रैंड दाव तक पहुंचने का मतलब है कि आप पूर्ण निपुणता तक पहुंच गए हैं। कोई व्यक्ति अपनी कलाई के झटके से कंकड़ फेंकने से लेकर पहाड़ों को हिलाने तक का काम उतनी ही आसानी से कर सकता है। ये सुनकर वह कुछ उत्साहित हुए बिना न रह सकी। कौन ऐसा होगा जो ये सुनकर आश्चर्यचकित नहीं होगा कि वे समय रहते ऐसे अविश्वसनीय कार्य कर सकते हैं। लेकिन दाव सीखने का कोई सच्चा तरीका नहीं है, केवल आप इसे कैसे समझते हैं, इससे आपकी क्षमता का पता चलता है। जितना अधिक आप समझेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे। ऐसा लगता है कि आपके पास तलवार और पवन दाव में प्रतिभा है जो काफी उपयुक्त है। हवा का मतलब गति है, ये शांत और मंद हवा भी हो सकती है और क्रूर और विनाशकारी तूफान भी। तलवार आक्रमण और बचाव का एक उपकरण है, यह मारने या बचाने का उपकरण भी हो सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं। अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद मिंग यू ने जो कुछ सीखा था उसके बारे में गहराई से सोचा। यह उसके लिए बिल्कुल नया था और यद्यपि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, फिर भी उसे कम से कम सामान्य जानकारी तो थी। मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। एल्डफेई मुस्कुराए। उन्हें ये लड़की काफी पसंद आई और उन्होंने उसे भर्ती करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। वह महसूस कर सकता था कि वह स्वतंत्र रहना पसंद करती है और उसने ऐसा न तो पूछा और न ही उस पर दबाव डाला। कौन जानता है कि अब उसे अपमानित करने से भविष्य में उस पर क्या असर पड़ेगा। बेहतर होगा कि आपके बीच अच्छे संबंध हों। इसके बजाय उसने उससे भविष्य के बारे में बात की। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आगे कहां जाना है तो जेड ड्रैगन पवेलियन जाने का प्रयास करें। ये स्वयं सम्राट द्वारा संचालित एक संगठन है। इसमें लोगों और कुलीन वर्ग दोनों की ओर से विभिन्न प्रकार के अनुरोध किए गए हैं। इसके अलावा आप कई अलग अलग वस्तुओं के बदले में पुरस्कार और अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है। मेरा सुझाव है कि आप वहां जाकर कुछ अनुभव प्राप्त करें और कुछ पैसे कमाएं। यह कोई बुरा विचार नहीं था और उसने आराम करने के बाद इसकी जांच करने का निर्णय लेने से पहले इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। आराम करने के बाद वे उस वेश्यालय में वापस चले गए जहां वह रह रही थी। जब वे आगे की ओर चले, मिंग यू ने कुई फेन को बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ लोग उससे बात कर रहे थे। उसके चेहरे पर भय का भाव था, लेकिन उनके चेहरे पर कामुकता थी क्योंकि उन्होंने अचानक उसे पकड़ लिया।